गुड मॉर्निंग मेरे देश के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर। चैप्टर नंबर 3 क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मेरी बात समझना, ये जो चैप्टर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर है। इंडियन इकोनॉमिक्स का सबसे डिमांडिंग चैप्टर है, क्योंकि यहां से भारत का कायाकल्प हो गया। दिस वाज द वेरी ईयर जहां से भारत का कायाकल्प हो गया। अब यहां से हम विकास की उस सीढ़ी पे बैठ गए, उस ट्रेन पे बैठ गए जिसका कि स्टेशन हर स्टेशन के बाद नहीं आता है। एक मेल गाड़ी की तरह हम चले। यहां से अगर हम मुंबई में बैठे हैं तो सीधा पुणे उतरेंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? मतलब कहने का क्या है कि यहां से दिस chapter is that chapter which will show you every prospect of economy, जहां से हम डेवलप होना चालू की, जहां से हम ऊपर जाना चालू की। चलिए मिलते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है। आओ बच्चों, मैं एक बात और कह दूं आपको कि यहां पे अगर आपने इस चैप्टर को देख लिया तो सीख लिया, आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है आपको। इसको प्रॉपर देखना, 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना है। इसको 2x में 1.5x में नहीं देखना है, प्रॉपर 1x में देखो, चाहे जितनी भी लंबी वीडियो हो। अगर ये एक वीडियो देख ली और प्रॉपर कॉपी लेके बैठ गए, इसको देख करके लिखने लगे, मैं कह रहा हूं ये फुल एंड फाइनल हो जाएगा। इसके बाद देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी तुमको। ठीक है? तो तुम आजाद हुए थे 1947 में। ठीक है, हम लोग आजाद कब हुए थे? 1947 में। अब 47 में जब हम आजाद हुए तो 47 के बाद चलते हैं 47 के बाद 1960 में आते। 1960 में 2 काम हुआ। एक 1962 में क्या हुआ था? इंडो चाइना वॉर। इंडो चाइना वॉर हुआ था। सेकेंड क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर। ठीक है, 1962 में, और ये हुआ था 1965 में, 1962 1965। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ था? 1971 में जब तुम आते हो, 1971 में फिर से इंडो पाक वॉर होता है। ठीक है, ठीक है। अब 1971 के बाद जब तुम आगे जाते हो, 1980s में जब तुम आते हो, तो यहां पे क्या है? वेस्ट बंगाल में क्या हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन या ड्रॉट आ गया था। लोग इतने बेचैन हो गए थे, इतना एक दूसरे को मार के खाना पड़ गया था लोगों को। मीन्स पूरी तरीके से तबाही मच गई थी। ठीक है, वहां बंगाल के अंदर में प्रोडक्टिविटी एकदम कम हो गई थी, प्रोडक्शन हुआ ही नहीं था। फार्मर्स अपनी जान ले रहे थे। आगे मूव करते हैं। अब 1980 के बाद आओ 1990 में भारत का स्थिति ऐसा खराब हो गया, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी खराब हो गई कि हमारे पास 3 सप्ताह का भी खाना नहीं बचा है। नॉट इवन 15 days और 20 days ऑल्सो। 20 दिन का भी पैसा नहीं बचा जो कि हम इंपोर्ट कर सके, बाहर से इंपोर्ट कर सके के लिए हमारे पास 3 सप्ताह का भी खाना नहीं बचा था। ये एक बहुत ही बड़ी ऐसी गंदी स्थिति आ गई थी भारत के ऊपर
कि अब हम क्या करें, आखिर हम क्या करें। अब कारण क्या था? कारण तो एक ये थे, 47 से आप जाओ 60s में जाओ, फिर 70s में आओ, 80s में आओ, 90s में आओ, कारण तो है। इसके साथ साथ सरकार की अपनी नीतियां भी थी। सरकार के डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते थे, नौकरशाही था, ब्यूरोक्रेटिक इकोनॉमी थी। आप कोई कागज लेके जाओ, आपको इतना बार दोहराया जाएगा कि आप जाना छोड़ देंगे ऑफिस। एक रेडियो तक बेचने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा था। एक रेडियो भी अगर आपको बेचना है तो यू हैव टू टेक द लाइसेंस। आप जानते हैं लाइसेंस लेने का आज इतना ट्रांसपेरेंसी है, तो इतना घूसखोरी है, तो बात समझो उस समय क्या हुआ होता होगा। ऑफिस आने का है 10 बजे, आएंगे बाबू साहब 2 बजे। आज का काम परसों, परसों का काम उस मंडे का काम शनिवार को। ये क्या है? ये जो लेथार्जिक सिस्टम था, ये डिस्ट्रॉय कर दिया इंडियन इकोनॉमी को। और जो चाइना 60s के दशक से करना स्टार्ट कर दिया था, हम उस चीज को 90s के बाद 90s में जाकर के किए हैं, वो भी हम कहते हैं किए हैं। अभी भी हमारी इकोनॉमी इतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रही है। आज भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आज भी हमारा देश अमेरिका जैसे देशों के अधीन है, तब जाके वो हमको आंख दिखा पा रहा है। तो क्या है, आओ समझते हैं क्या बात है। तो 90 में जब तुम आओगे तो वहां देखोगे, वहां पाओगे दैट तुम्हारी इकोनॉमी 1990 में आकर के तुम्हारे पास 3 वीक्स का भी खाना नहीं बचता है। तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज होते ही नहीं है, क्योंकि तुम फॉरेन एक्सचेंज है ही नहीं, जो कि तुम बाहर से इंपोर्ट कर पाओ। और एक बात और सुन लो, तुम एक कौन हो? तुम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो। तुम्हारे पास इतना पैसा या तुम्हारा देश के डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है जो कि तुम कुछ बना सको। इसीलिए क्या है, अब ये मौका था या यू कहो मजबूरी थी कि तुमको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो जाके तुम्हारी इकोनॉमी का कुछ हो पाएगा। और समझते क्या हुआ था। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये थे प्राइम मिनिस्टर। अब दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे आईएमएफ के पास। हम कहा जाएंगे? आईएमएफ के पास जाएंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास जाएंगे। वहां से कुछ बेल आउट पैकेज का डिमांड करेंगे, पैसे का डिमांड करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, वहां से $7 मिलियन का वहां से डिमांड किया कि हमें भैया पैसा दो। आफ्टर सो मच ऑफ रिजेक्शन, कई बार रिजेक्ट होने के बाद आईएमएफ डिसाइड करता है बहुत सारी शर्तों के साथ कि आपको हम देंगे ये पैसा, लेकिन कई सारी शर्तें माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये जो है नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि हम शर्त मानेंगे, हमें पैसा दो। यहां से आपका इकोनॉमी बूस्ट किया है। तो आगे चलते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या क्या हुआ था उस दौरान। इकोनॉमिक रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म, हमारे देश के लिए क्या हुआ था। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. क्या बोला? It refers to the set of economic policies. इकोनॉमिक पॉलिसी का ऐसा सेट, है ना, जो क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, फास्ट करेगा। किसको करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा किसका? इकोनॉमी का। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
initiated a series of economic reform to pull the economy out of the crisis of 90s. These reform came as known as new economic policy. तो जो क्राइसिस था ना 90s का, जो 90s का क्राइसिस था, उस 90s के क्राइसिस को से बाहर निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही थी. इसी प्रयास को ही हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं. साल 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था का वो दौर जब भारत के पास कुल 15 दिन का ही पैसा रह गया था और 3 जुलाई को आते आते भारतीय रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में 18% कम हो गई थी. हालात इतने खराब हो गए थे कि वर्ल्ड बैंक ने भी भारत को लोन देने से मना कर दिया. तभी तत्काल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चिंतित हो गए क्योंकि भारत जल्द ही बिकने वाला था. तभी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तत्काल वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एक कॉन्फ्रेंस रखी जिसके तहत 6 जुलाई को भारत का सारा सोना वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और तब जाकर वर्ल्ड बैंक ने भारत को 300 करोड़ का लोन दिया. सो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या हम फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज योर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सेकंड वन इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट. थर्ड वन इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ये तीन बातें मिला करके फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा. ये 3 बातें फाइनेंशियल सेक्टर में आती हैं. ठीक है. अच्छा, क्या लिखा हुआ देखो. इन इंडिया द फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई. ठीक है. लिबरलाइजेशन इंप्लाइज सब्सटेंशियल शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर of the financial sector. As a regulator, the RBI would fix the interest rate structure for commercial banks. But as a facilitator, the RBI would only facilitate the free play of the market forces and leave it to the commercial banks to decide their interest rate structure. Now, competition rules the decision making process. क्या हुआ देखो, पहले क्या था ना, आरबीआई एज अ रेगुलेटर काम कर रहा था. आरबीआई एज अ रेगुलेटर काम करता था पहले, बिकॉज इट इज रेगुलेटिंग ना. अब क्या है, आरबीआई एज अ फैसिलिटेटर काम करता है. आरबीआई एज अ फैसिलिटेटर काम करता है कि कैसे हमको काम करना है, साथ मिलकर काम करना है, फैसिलिटेट करता है. ठीक है. आरबीआई प्राइवेट बैंकों को छूट दे दिया है जिससे कि कंपटीशन हो मार्केट में. मार्केट में जितना कंपटीशन होगा ना, उतना ज्यादा आप क्या कर पाएंगे, उतना अच्छा काम कर पाएंगे. कम दर पे, कम इंटरेस्ट पे आप लोगों को लोन दे पाएंगे. जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, बैंकिंग सुविधाएं बढ़ जाएगी. आज तुम देखो घर आकर के लोग दे रहे हैं तुमको पैन कार्ड, यू कैन से एटीएम कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड ऑल, चेक बुक एंड ऑल. तो घर आकर के बैंक दे रही सेवा. इट मीन्स जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा सुविधा बढ़ जाएगा. नाउ अब क्या देखो, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस हैड लेड टू द इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट बैंकर्स बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इन द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. अब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ ना कि इंडियन कंपनीज एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज दोनों को ये बाजार मिल गया. दोनों मिल करके इस बाजार पे इंडियन मार्केट में अपना व्यापार कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है. तो इससे क्या हुआ, ये फायदा हुआ इंडियंस को कि उसको अच्छा से अच्छा बैंकिंग सिस्टम मिल गया, उनको पैसा को रखने का एक अच्छा जगह मिल गया. आगे मूव करते हैं. सो नो द नेक्स्ट वन इज फिस्कल रिफॉर्म. फिस्कल मतलब क्या हुआ, फिस्कल का मतलब क्या हुआ, फिस्कल रिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि सरकार किस तरीके से अपने डेफिसिट को कम कर रही है, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट हो. तो अपने डेफिसिट को कैसे कम करेगी सरकार, क्या हुआ देखो. फिस्कल रिफॉर्म रिलेट्स टू द revenue and expenditure of the government. Tax reform are principal component of fiscal reforms. हाँ, क्या क्या टैक्स रिफॉर्म हुआ, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या हुआ, these are those taxes the burden of which cannot be shifted to others. ये तो जानते हैं आपकी इनकम टैक्स वगैरह है जिसको कि आप बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते. ठीक है. तो वन हु pays such tax himself
bears the burden of it. जो अपने से ये टैक्स पे करता है वही बर्डन को बेयर करता है. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है जानते हो कि तुम शिफ्ट कर सकते हो टैक्स के लायबिलिटी को, बर्डन को तुम शिफ्ट कर सकते हो. वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है. तो क्या हुआ? बिफोर लिबरलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर इन द कंट्री हैज बीन हाईली कॉम्प्लेक्स. रिफॉर्म के पहले टैक्स सिस्टम हाईली कॉम्प्लेक्स था. हाँ, fearing a heavy burden of taxation, people would often evade taxes. इस कारण से लोगों को यह लगता था, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स था ना कि लोग सब टैक्स को इवेड करते थे, चोरी करते थे. आज भी जब हम आज से बता रहे हैं 5 से 6 साल पहले की बात, 6-7 साल पहले की बात बता रहे हैं बात, कि लोग अलग अलग कंपनीज बना करके लोगों को, सरकार को धोखे में रखते थे टैक्स बचाने के लिए. जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी आने से पहले खूब काम हुआ चोरी का. जीएसटी के बाद क्या हुआ? चोरियां कुछ कम हो गई है, ये बात मानना पड़ेगा. जीएसटी आने के बाद बहुत कुछ सुधरा है देश के अंदर, लेकिन उसके पहले हमने देखा है किस तरीके से लोग चोरी करते थे. तो उस समय तो और भी ज्यादा दिक्कत थी. क्या है? नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज बिकम simplified and modernized. This has raised taxes, compliances and therefore tax revenues for the government. गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बन गया और सरकार यहां पे एक नया रिफॉर्म लेके आई. हाँ, एक रिफॉर्म लेके आई और टैक्स को कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल बनाई टैक्स. ठीक है, आगे चलते हैं. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म. एक्सटर्नल सेक्टर में क्या किया है? पहला तो क्या है? फॉरेन सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. एंड सेकंड वन इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, दूसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म. तो ये दो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने किए. कहां पे किए? एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के तहत. एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म के तहत दो रिफॉर्म हुए हैं. ठीक है. नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म वेयर इनिशिएटेड इन 1991. 1991 में ये रिफॉर्म चालू हुआ विथ द डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी. यस, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज ये बहुत जरूरी होता है. आज तुम देखो ना, ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपना 4 शून्य हटा दिया. अगर मानो 10,000 है किसी नोट पे लिखा हुआ, ईरान ने इसको हटा के 1 रुपया कर दिया. मींस क्या हुआ ना, 1 रुपया का मतलब एक करेंसी, अपने कंट्री का 1 करेंसी कर दिया. इतना ज्यादा डिवैल्यूड कर दिया. 10,000 टाइम्स, 10,000 करेंसी को एक कर दिया. कैन यू इमेजिन? मींस इससे क्या हुआ? तुम्हारी करेंसी डिवैल्यूड हो गई, कमजोर हो गई. क्यों हुआ ऐसा? क्यों करते हैं लोग? एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, कि बाजार में मेरा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ बेचते हैं, बगल में चाइना ही बेच रहा है, श्रीलंका ही बेच रहा है, तो उनके कंपैरिजन में हम सस्ते हो जाएं, इसीलिए ये करते हैं वो लोग. राइट? तो क्या है? डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीज करते हैं. नाउ डिवैल्यूएशन implies a fall in the value of rupee vis-a-vis, means vis-a-vis मतलब से, फॉर एग्जाम्पल बोलता है ना, से फॉर एग्जाम्पल, वही. Devaluation implies a fall in the value of rupees, say the US dollar or British pound, implying that a US dollar or British pound can be exchanged for more rupees than before. For implying that a US dollar or British pound can buy more goods in Indian market. वही बात है, सामने वाले को मेरे यहाँ का चीज सस्ता लग रहा है. से फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मेरी बात समझना. अगर कोई भी चीज पहले 10,000 रुपया का दाम था ईरान में, इसी को एग्जाम्पल मानते हैं, आज वही चीज अगर 1 रुपया में मिले, कितना सस्ता हो गया ना? 10,000 टाइम्स सस्ता हो गया. मतलब 1/1000, 10,000 हो गया ना, ये कितना सस्ता हो गया. यानी कि क्या होगा? ईरान का सामान बाकी देशों के कंपैरिजन में ज्यादा बिकेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वो सस्ता दिख रहा है लोगों को. यस, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि ये
एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म में ये सारी बातें आई हैं। नाउ ठीक है, इतना सा बात समझो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, now the next one is import quotas have been abolished. import quotas have been abolished का मतलब क्या हुआ कि बाहर से जो सामान आ रहा था उसको हमने एबॉलिश कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो क्या किया देखो, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंसिंग हैव बीन एबॉलिश्ड, मींस बाहर से जो सामान आ रहे थे वहां जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग चार्ज लग रहा था उसको हमने हटा दिया। देयर इज अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, मींस moderation or reduction of import duty to enhance competitiveness in the domestic market. import duty को कम किया गया, import duty को कम कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया import duty को कम कि बाहर से जो सामान आ सके, हम जो है बाहर के जो सामान को जो है वो ला सके, जिससे कि हमारे देश में क्या हो, टेक्नोलॉजी आ सके। ये बात समझो, अगर तुम बाहर से सामान नहीं लाओगे तो तुम्हारे देश में टेक्नोलॉजी कैसे आएगी। मारुति सुजुकी एक जापान की कंपनी थी, जापान की कंपनी को तुम यहां नहीं लाते तो क्या तुम्हारा देश डेवलप हो पाता? नहीं हो पाता सर। अगर तुम हीरो के साथ होंडा को नहीं लाते तो क्या वो हो पाता? नहीं हो पाता। मींस इंपोर्ट करने से हमें सामने वाले देश का टेक्नोलॉजी मालूम होता है, एडवांसमेंट मालूम होता है, राइट? तो हम भी वो कॉपी कर सकते हैं। तो क्या किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज बीन विथड्रॉन, एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया गया जिससे कि हमारा सामान बाहर बिक सके। इंपोर्ट को खत्म इसलिए किए कि बाहर की टेक्नोलॉजी यहां आ सके, हम सीख सके। एक्सपोर्ट को खत्म इसलिए किया क्योंकि हम अपना सामान को बाहर बेच सके, राइट? हम वहां पे बेच सके। टू एनहांस द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स इन इंटरनेशनल मार्केट में अपने गुड्स को, अपने सामान को वहां बेच सकेंगे। ब्रीफली, ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन इज टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन मार्केट विद द ग्लोबल मार्केट टू अचीव ग्रोथ थ्रू कंपटीशन rather than प्रोटेक्शन। तो अब प्रोटेक्शन नहीं करना है। वी डोंट वांट टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी, वी डोंट वांट टू प्रोटेक्ट आवर बिजनेसमैन। वी हैव टू क्रिएट अ कंपटीशन बनाओ। कंपटीशन से क्या होगा कि लोग आपस में सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पॉलिसी से सरकार आगे बढ़ रही थी। बात समझ में आ गया? क्या आ गया? इंपोर्ट ड्यूटी कम किए, क्यों? बाहर से सामान आ सके, टेक्नोलॉजी आ सके। एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना जिससे कि क्योंकि हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन हो सके, हिसाब किताब सही हो सके, कैश बुक सही हो सके, सरप्लस में आ सके, इसलिए आगे मूव करते हैं। नाउ प्राइवेटाइजेशन, जस्ट अ मिनट। प्राइवेटाइजेशन क्या है? देखो, तुमने लिबरलाइजेशन सीख लिया, अब देखो क्या है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज। मींस क्या हुआ? देखो, प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। ये याद रखना, प्राइवेट सेक्टर को तुम इन्वॉल्व कर रहे हो कहां पे? इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था, जो सरकार के द्वारा बनाया हुआ जो इंटरप्राइजेस था, वहां पे तुम क्या कर रहे हो? वहां पे प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दे रहे हो। प्राइवेट सेक्टर वहां पे आ रहा है। ठीक है, इट इंप्लाइज द ग्रेजुअल विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का जो ओनरशिप था उसको विड्रॉ करके हम प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दे रहे हैं काम करने के लिए, राइट? अब देखो क्या हुआ, दो तरीके से ये काम होता था।
पहला क्या है, outright scale of government enterprise to private entrepreneurs, right? outright sale of government enterprise to private entrepreneurs. अपना शेयर को उसको बेच देते, अपना शेयर को बेचो, उसको सीधा प्राइवेट सेक्टर को बेच दो अपना शेयर, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ। सेकंड तरीका क्या है, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस, द एंटरप्राइजेस ज्वाइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या लिखा है, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट का जो ऑनरशिप है उसको हमने विड्रॉ किया और प्राइवेट सेक्टर को आने का मौका दिया। सिंपल सा बात है कि एक तो क्या है, अपना शेयर बेच दो, दूसरा बात है क्या कि अपने आप हटा लो, अपना कंपनी को हटा लो, अपने कंपनी को बैक कर लो, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर आ सके। जैसे बीएसएनएल आज काम कहां कर पा रहा है, बीएसएनएल आज तुम देख रहे हो, वो इसलिए काम नहीं करता है कि वो चाहता है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, राइट। एक नाम का ही गवर्नमेंट सेक्टर है, वरना कुछ है नहीं उसमें। अब तो क्या है, इस तरीके से काम किया जा रहा था। नाउ अब है क्या, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? अब क्या हुआ था, कैसे हमने इसको ठीक किया? तो पहले क्या है, द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इज इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। जो पहले लाइसेंसिंग राज था ना, इंडस्ट्री में क्या था ना, आपको अगर एक रेडियो भी खरीदना है, मींस एक रेडियो भी बेचना है, इफ यू वांट टू सेल अ रेडियो, देन आल्सो यू हैव टू टेक द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो पहले क्या था, बहुत स्थिति गंभीर थी, एक एक चीज के लिए सरकार से आपको पूछना होगा, सरकार हाँ कहेगी तो आपको करना होगा, वरना नहीं कर सकते। एक एक फाइल 3-3 साल तक पेंडिंग में है तो है। तो मतलब क्या है, इस लाइसेंसिंग राज्य से आप कहां कन्वर्ट हो गए, आप कन्वर्ट हो गए लिबरलाइजेशन में, ठीक है। नाउ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटाज, जो कोटाज था ना उसके प्लेस पे क्या आ गया, प्राइवेटाइजेशन आ गया। कोटाज जो था उसके प्लेस पे क्या आ गया है, प्राइवेटाइजेशन आ गया है। जो परमिट्स थे ना, उस परमिट्स के प्लेस पे क्या आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया। मींस लाइसेंसिंग के प्लेस में लिबरलाइजेशन, कोटाज के प्लेस में प्राइवेटाइजेशन एंड परमिट्स के प्लेस में ग्लोबलाइजेशन। कोटाज क्या होते हैं, कोटाज का मतलब होता है क्या कि एक लिमिटेड क्वांटिटी ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे बेसी आप नहीं कर सकते। तो जो आप ये जो कर रहे हैं ना कि आप जो एक निश्चित ही आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज नोन एज कोटा। तो एक कोटा जो होता है ना, वो प्रोड्यूसर को बांध देता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कोटा के स्थान पे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हम रोक रहे थे, टोक रहे थे, अब हम फ्री कर दिए, जो करना है करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। परमिट से मतलब क्या हुआ कि हम लाइसेंस देंगे, परमिट देंगे, सामान आएगा नहीं आएगा, जो कहेंगे वो वही आएगा, वो नहीं आएगा। तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम को गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से आप कहीं से भी सामान खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे मूव करते हैं। तो कहा गया क्या, कहा गया दिस LPG was set to replace LQP। LQP क्या हुआ, LQP क्या हो गया, लाइसेंस, कोटा एंड परमिट को हमने LPG से कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से। चलते हैं आगे। अब क्या क्या रीजंस थे जो कि हमको ये कदम उठाने पड़ गए, क्या क्या रीजंस थे जो कि हमको ये कदम उठाने पड़ गए, और देखते हैं, समझते हैं बात को। तो रीजंस क्या क्या थे, देखो। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस एकदम पुअर था, एकदम पुअर परफॉर्मेंस था। कोई किसी तरह का काम नहीं हो रहा था। हर कोई जो भी एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, हर कोई समय बर्बाद कर रहा था, किसी के पास परफेक्ट काम था ही नहीं, ठीक है। डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक अकाउंट होता है, एज वी हैव रेड इन द अर्लियर चैप्टर्स दैट एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंटिंग है,
जहां पे कैश जितना आता है वो लिखते हैं, जितना जाता है वो लिखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो देश का खराब हो रहा था, नेगेटिव हो रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या था ना, नेगेटिव जा रहा था। मींस हम बहुत ज्यादा ही इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से। तो ये भी एक रीजन था कि हमको एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना था। देन क्या है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब ये हुआ कि महंगाई थी, बहुत ज्यादा महंगाई था। मीन्स यू कांट इमेजिन, इतना महंगाई था उस समय। कहा जाता है कि 17 से लेके 18% तक महंगाई आ गया था। 17 से 18% तक महंगाई था। इन्फ्लेशन 17 to 18% इन्फ्लेशन था। तो ये जो इन्फ्लेशन प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, एक तो क्या है, देश में काम नहीं हो रहा है, सब लोग बेरोजगार हो गए, कुछ भी चल नहीं रहा अच्छा, ऊपर से महंगाई है ना। तो ये महंगाई के चलते भी गवर्नमेंट ने एक स्टेप, ये जो बड़ा स्टेप हुआ ये गवर्नमेंट ने उठाया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। नाउ अब क्या है इसके बाद देखो, अब क्या है देखो, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं ना, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या करते हैं, ये हम जब भी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जब हम इंपोर्ट करते हैं उसका बिल का जो पेमेंट होता है, चाहे वो हम चाइना का येन यूज करते हैं, आई मीन चाइना से कुछ सामान खरीदते हैं तो येन यूज करते हैं, अगर हम अमेरिका से कुछ खरीदते हैं तो वहां डॉलर यूज करते हैं। जब हम बाहर से कुछ सामान खरीदते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उसकी करेंसी को में पे करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज रेट है, रिजर्व है, ये बहुत ज्यादा घट चुका था हमारे देश में। एक अलार्मिंग पोजीशन पे आ गया था कि अब नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। मींस यू कैन जस्ट इमेजिन दैट हमारे पास 15 से 20 दिनों का भी खाना नहीं बचा है। हमारे पास 15 से 20 दिनों का भी खाना नहीं बचा था। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, हमारे पास, हमारे ऊपर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा था। बाहर से हम कर्ज लेके खा रहे थे और कर्जा क्या था, 8%, 9% तक चला गया था। 8% ऑफ द जीडीपी। मीन्स हर 100 रुपए में 8 रुपया कर्ज था। तो ये क्या था ना, गवर्नमेंट का, मीन्स देश डूबने का पूरा आसार था कि देश डूब ही जाएगा। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था। आप जानते हैं आज भी सरकारी बाबू कैसे काम करते हैं। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था, तरीका नहीं था काम करने का, कुछ भी हो रहा है कैसे भी हो रहा है। तो ये सब रीजंस थे जिससे कि गवर्नमेंट को एलपीजी लाना पड़ गया, एलपीजी लाना पड़ गया जी। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो क्या लिखा हुआ देखो, क्या लिखता है, poor performance of the public sector. In the 40 years of period, the public sector was assigned as important role to work for the economic development of India. However, except for few public industries, the overall performance was very disappointing. कुछ एक इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा इंडस्ट्रीज एकदम बेकार हो चुका था, सड़ चुका था इंडस्ट्रीज। Due to huge losses incurred by the good number of public sector enterprises, the government recognized the need for making necessary reform. अब चूंकि तुम जानते हो आज भी बीएसएनएल की गंदी स्थिति है, बीएसएनएल की, है ना। तो हालांकि कुछ दिनों में, कुछ सालों में अच्छा हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में भी, लेकिन अगर तुम देखोगे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे ना, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी सुन के लोग भागते थे कि लॉस मेकिंग कंपनी। क्यों? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट, वहां पे एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर रहे, इस तरीके से काम हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ, लोगों ने सोचा, आई मीन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ इसको रिफॉर्म करना होगा। अब रिफॉर्म करना होगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैंने कहा ना तुमको, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो गया था, इन्फ्लेशनरी गैप, ये सबका तुम क्या कहोगे, सबका तुमने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो और याद करो फटाफट। ठीक है, सब कुछ डिस्कशन हो चुका है अभी।
नाउ अब आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये क्या है सर? देखो ये क्या है, देखो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 में ये पॉलिसी अनाउंस की गई। इट कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट in the economy and remove the barriers to entry and growth of firm। तो क्या है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या था ना कि हम जो बैरियर था ना बीच में, बैरियर्स कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इतना से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इतना ज्यादा इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ये सामान नहीं बना सकते, तो एनईपी में ये सब चीज को हटा दिया गया। और क्या किया गया, आप बाहर से भी, अब ग्लोबलाइजेशन भी आप कर सकते हैं, बाहर से भी सामान आप खरीद के ला सकते हैं। तो क्या हुआ, देखो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। जुलाई 1991 में अनाउंस किया गया। इट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। द मेन एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू क्रिएट अ मोर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी एंड रिमूव द बैरियर्स टू एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ फर्म। ठीक है, आगे मूव करते हैं। The new economic policy can be broadly classified into two kinds of measures। दो तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, दो तरीके से। क्या क्या देखो, can be broadly classified into two kinds of measures। पहला क्या है, stabilization measures and second क्या है, structural reform measures। स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या है, देखो दे रेफर टू शॉर्ट टर्म मेजर्स विच एम एट करेक्टिंग वीकनेसेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय मेंटेनिंग सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय कीपिंग द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। स्टैब्लिशिंग मेजर मतलब क्या हुआ, हमें क्या करना है, महंगाई को बढ़ने से बचाना है। महंगाई को बढ़ने से बचाना है, क्यों बचाना है, क्योंकि हमारे देश के लोग गरीब हैं, वो खा नहीं पाएंगे। महंगाई अगर होगी तो क्या होगा, हमारे देश में हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। महंगाई अगर होगा तो क्या होगा कि हम उस चीजों को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें थी जो कि हमको कंट्रोल करना था। पहला बात तो क्या है कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करना है। बाहर से हम ज्यादा ना खरीदे, क्यों ना खरीदे कि हम बनाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, अच्छा इधर आओ, स्ट्रक्चरल क्या है, दे रेफर टू लॉन्ग टर्म मेजर्स व्हिच एम एट improving the efficiency of the economy and increasing international competitiveness by removing the rigidity in various segments of the Indian economy। तो क्या बोला गया, they refers to long term measures which aims at improving the efficiency of the economy। इकोनॉमी की efficiency को maintain करता है। increasing international competitiveness मतलब क्या हुआ, वैश्वीकरण में पूरे विश्व में आपका जो सामान है वो कॉम्पिटिटिव हो, वो सस्ता हो, तभी लोग खरीदेंगे ना, क्यों खरीदेंगे आपका सामान। ठीक है, तो ये सब जो था बैरियर्स, इसको ठीक करना था। तो मेजरली दो रिफॉर्म का सेक्टर है, पहला क्या है स्टेबलाइजिंग मेजर्स, सेकंड क्या है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। तो ये दो आप देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या एलिमेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या क्या एलिमेंट है, तो क्या वो देखो, पहला क्या है लिबरलाइजेशन, सुनो ना, पहला क्या है लिबरलाइजेशन, सेकंड इज योर प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज योर ग्लोबलाइजेशन। तो ये क्या है, देखो इट रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल था उसको ये रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ था। तो हमने क्या किया, सब कुछ ओपन कर दिया, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, कोई भी आके कोई भी धंधा कर सकता है, राइट। क्या लिखा हुआ, रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। नाउ अब ये देखो प्राइवेटाइजेशन क्या है, रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो मैनेजमेंट का ट्रांसफर, देन कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का
गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि पब्लिक सेक्टर की जितनी कंपनी है मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर में मर्ज हो जाए या प्राइवेट सेक्टर को खरीद ले। क्यों खरीदे? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर देख रही थी कि वहां पे हमको लॉस हो रहा है, तो लॉस से बचने के लिए गवर्नमेंट चाहती थी कि इसको पीपीपी मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे इसको चलाया जाए, जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, मैनेजमेंट का काम प्राइवेट सेक्टर। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, आज आप देखते होंगे क्या, एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का है, बट उसको मैनेज कौन करते हैं? अडानी ग्रुप करता है। इसीलिए क्या है, दिस कॉन्सेप्ट आर नोन एज पीपीपी मॉडल। नाउ ग्लोबलाइजेशन refers to integrating the national economy with world economy। नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ना, कनेक्ट करना ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनईपी आप समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे। तो लिबरलाइजेशन क्या हुआ? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मींस फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल imposed by the government। Following are some notable observations in this regard। क्या क्या है देखो, before 1991 the government had imposed several types of controls on private enterprises in the domestic economy। These include industrial licensing, price control or finance control on goods, import license, foreign exchange control, restrictions on investment by big business houses, etc. It was experienced by the government that several shortcomings had emerged in economy on account of these controls. These controls had given rise to corruption, undue delays, and inefficiency. The growth rate of GDP had fallen sharply, and high cost economic system rather than low cost competitive economic system came into being। तो क्या हुआ ना, ये बात समझना, 1991 से पहले मैंने कई बार कहा, आपको बस एक रीड करके बता दिया, तो रीड करना जरूरी था कि आप उससे कनेक्ट कर पाए, वरना मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि रिस्ट्रिक्शंस था, कंट्रोल था गवर्नमेंट का, करप्शन हो रहा था, हाँ, डिले हो रहा था पेमेंट में, बाहर से जो आपने जो लोन लिया था उसका ब्याज नहीं दे पा रहे थे आप, ब्याज देने के लिए भी एक नया लोन लेना पड़ रहा था, गवर्नमेंट की हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। तो ये सब के कारण हमने क्या किया, सारे सेक्टर्स को ओपन कर दिया, लिबरलाइज कर दिया। अब सिर्फ कुछ सेक्टर्स बचे थे, जैसे वाइन है, सिगरेट है, ये सब कुछ है, बताएंगे आपको। तो कुछ सेक्टर्स थे जहां पे गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन था, वरना गवर्नमेंट ने सारे सेक्टर्स को खोल दिए थे, सारे सबके लिए, है ना। तो आगे मूव करते हैं। चलिए, तो पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है? इट वाज डन टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, and multinational corporations to invest and expand। ठीक है, now to introduce much more competition into the economy and create incentives for increasing the efficiency of operation। ये दो मकसद था गवर्नमेंट का। एक तो क्या है कि सारे चीजों को हम खोल दें, जहां जहां रास्ते बंद है उसको खोलें, एक बात। दूसरी बात क्या था, टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इनटू द इकोनॉमी। इकोनॉमी में ज्यादा कॉम्पिटिशन हो, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा ना, उतना नई नई चीजें बाहर आएगी। लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे कि हम क्या लेके आए, अच्छा क्या करें। यस, जब तक कंपटीशन नहीं होगा बाजार में, बाजार सुस्त बैठा रहेगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, है ना। तो इसीलिए ये जरूरी, एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए कंपटीशन का होना अति आवश्यक है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इंक्लूडेड इन द लिबरलाइजेशन। क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ? देखो, लिबरलाइजेशन में क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। तो पहला क्या है, देखो, एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग।
पहला क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है। सेकंड क्या है, देखो, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ये क्या है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म थे। पहला क्या था, एबोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल्स का जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको एबोलिश करना है, खत्म करना है। देन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्शन करना, तो क्या हुआ, जोड़ना है आपस में। जहां जहां पे आप देखे होंगे बैंक, 3-4 बैंक एक साथ जुड़ जाते हैं, ये जुटना है, जो बैंकों का एकीकरण है। ये जो होता है, क्यों होता है, कि हम लॉसेस कम कर पाए। मार्केट का डिमांड कम है, बैंक ज्यादा हो गई है, उसको ऐड कर दो। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, कम करना है, पब्लिक सेक्टर को कम करो, प्राइवेट को इंक्रीज करो। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज का मतलब क्या हुआ, कि हमें क्या करना है, रिजर्वेशन नहीं रखना है, डी रिजर्व करना है, सबके लिए दरवाजे खोलने, सबके लिए हमें दरवाजे खोलने हैं जी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, हमें अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है, इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमको इंक्रीज करना है, तो कि हम अपने देश में इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, हमारा इकोनॉमी और ग्रोथ होगा। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, हम जो बाहर से मशीन वगैरह पे बैन लगाए हुए थे पहले कि हम मशीन नहीं लाएंगे, वो मशीन को लाना होगा, क्योंकि देखो मशीन के बिना क्या होगा, आप कंज्यूमेबल गुड्स नहीं बना पाएंगे। जब तक कैपिटल गुड्स बाहर से नहीं आएगा आप कंज्यूमेबल गुड्स नहीं बना पाएंगे। इसीलिए क्या है, मशीन का भी इंपोर्ट जरूरी होता है। तो इतने बात को आप पढ़िए, लिखिए, अच्छा से पढ़िए, इससे बाहर नहीं आ सकता, मैं आपको कह रहा हूं गारंटी से। बस उसको पढ़ जाना है अच्छा से, आपको लिख लिख के पढ़ना है। अल्टीमेट वीडियो है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, सरकार अपने इन्वेस्टमेंट को वापस दे रही थी, अपना शेयर बेच रही थी बाजार में, अपना शेयर बाजार में बेच रही थी, जो कि प्राइवेट हाथों में वो आ सके। इट अकर्स व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पीएसयू मींस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। यही मेरा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर है। टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम एज इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का वही बता रहा है कि डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए किया गया क्योंकि हमको प्राइवेटाइजेशन लाना था, ठीक है। इट इज टेकन एज द रेमेडियल मेजर्स टू इंप्रूव प्रोडक्शन एंड मैनेजरियल एफिशिएंसी एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। हमको क्या करना था, प्रोडक्शन को इंप्रूव करना था। अब ये सब बात है, सरकार कुछ काम कर नहीं रही थी, सरकार के नुमाइंदे वहां बैठ के सो रहे थे, तो क्या होगा, सरकार का नुमाइंदा जब वहां पे बैठ के सोएगा तो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया गया, भाई तुम आओ आगे, हम अपना शेयर बेच के तुमको निकल रहे हैं। इससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, किसमें, प्रोडक्शन में होगा, मैनेजरियल एफिशिएंसी होगी, काम ठीक से हो पाएगा, सरकार देखेगी ठीक से तो काम अच्छा हो पाएगा, ठीक है। एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन को भी प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन का मतलब हो गया कि आपके यहाँ नवाचार होगा, आपके यहाँ नवीनीकरण होगा। हाँ, लोग मॉडर्न होंगे, सोच मॉडर्न होगी। Of course, disinvestment is also used as a means to manage fiscal deficit by the government. गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है उसको मैनेज करने में ये काम आता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन का नीड क्यों हुआ हमें, वाई देयर वाज अ नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। देखो क्या है, the need for privatization was felt mainly because of poor performance of PSU का इतना गंदा हालत था ना कि मत पूछो। आज भी तुम जाओ सरकारी डिपार्टमेंट में,
वही ले दे के वही फाइल यहां से वहां, वहां से यहां, बाबू नहीं आया है तो ये नहीं आया, चपरासी नहीं आया, यही सब काम तुमको मिलेगा। आज भी कहीं ना कहीं यही है। जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर काम नहीं कर पाता। वो सिर्फ सोचता किस तरीके से उसे घूस निकाले, पैसा निकाले से पॉकेट से, है ना। तो क्या है, और समझते हैं क्या है। इट इज बियॉन्ड डाउट दैट it was through the spread of PSU that India could diversify its industrial base between period 51 to 91। ये कह रहा है कि ठीक है, ये मानते हैं इस बात को कि हाँ, PSU नहीं होता तो हम चीजों को विस्तार नहीं कर पाते। PSU था तो अलग अलग जगह पे हम ऑफिसेस खोल पाए, स्कूल खोल पाए, हॉस्पिटल खोल पाए, बैंक खोल पाए। ये बात सही है कि बिना सरकार की हेल्प से हम काम नहीं कर पाते। भले ही दुरुस्त काम ना हुआ हो, लेकिन काम तो हुआ था, ठीक है। लेकिन क्या है, इट वॉज एन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ PSU दैट इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट a structural transformation. People started shifting from agriculture to industry as their source of livelihood। ये गवर्नमेंट का ही सोच था, उन्हीं का ही प्रयास था कि लोग क्या कर रहे थे, लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे थे, कहां से कहां वो शिफ्ट कर रहे थे, शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। वो कहां शिफ्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उन लोगों को कमाने का, लाइवलीहुड का एक जरिया दिया था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, यहां देखो, ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टर्न्ड इनटू अ सोशल डेड वेट। Mounting losses of PSU become unsubstantial. Leakage, pilferage, inefficiency and corruption had become so rampant in PSU that their privatization was considered the only remedy। तो क्या हुआ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है दैट कि PSU में पिल्फरेज मतलब चोरी, है ना। पिल्फरेज मतलब चोरी मतलब छोटा मोटा चोरी। मतलब देखो क्या होता है, थेफ्ट और पिल्फरेज में अंतर क्या है। थेफ्ट का मतलब हो गया बड़ा चोरी, पिल्फरेज का मतलब हो गया कि आप निकाल लिए लेकिन पता नहीं चल रहा है, पिल्फरेज हुआ। आप निकाल लिए 100 200 500 रुपए निकाल लिए, जो मन हुआ निकाल लिए, लेकिन हिसाब में आप पकड़ा नहीं रहे, ये वो पिल्फरेज, ठीक है। और चोरी बेसिकली थेफ्ट जो होता है ना, वो बेसिकली बाहर के लोग करते हैं, और पिल्फरेज कौन करता है, अंदर के लोग करते हैं। ये मेन मुद्दा है, ठीक है। तो लीकेज, पिल्फरेज, inefficiency and corruption had become so rampant in PSU that their privatization was considered the only remedy. Accordingly, in 91, the government decided to phase out public enterprises by selling its equity to private entrepreneurs. Privatization was to replace public ownership of large number of enterprises, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन वाज टू रिप्लेस पब्लिक ऑनरशिप। प्राइवेटाइजेशन पब्लिक ऑनरशिप को रिप्लेस किया, तब जाकर के आपके देश में वृद्धि हुई, आपके देश में इफिशिएंट काम हुआ, मैनेजमेंट सही हो पाया, क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। मैं आपको एकदम नोट्स देते हुए समझा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आए। हवाई वाली कोई बात नहीं है। आप अगर चाहें स्क्रीनशॉट लेके लिखिए, याद कीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये अल्टीमेट वीडियो है। यहां से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना इसके बाहर, आपको बस ये पढ़ जाओ। इट इज द लास्ट रिजॉर्ट, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, मैं कह रहा हूं आपको। Okay then,
सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? देखो, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ a country with the economies of other countries under condition of free flow of trade and capital across borders. समझना क्या है? Globalization means integrating the economy of a country with economies of other countries under condition of the free flow of trade and capital across borders. Globalization may be defined as a process associated with increasing openness, growing economy, interdependence, and depending economic integration in the world economy. Means तुम्हारा इकोनॉमी और वर्ल्ड का इकोनॉमी दोनों इंटीग्रेट कर रहा है. तो क्या कर रहा है? इंटीग्रेट कर रहा है, आपस में मिल रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है? तुम अपने आप को एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर सको, तुम उसका कुछ यूज कर सको, तुम जो तुम्हारे पास बेहतर है वो तुम दे सको. इससे क्या होगा? ठीक से अगर व्यापार होगा तो तुम्हारे लोगों को भी और उसके लोगों को भी फायदा होगा. ठीक है, आगे मूव करते हैं. अब क्या एम था इसका? देखो, इट एम्स टू क्रिएट अ borderless world and it is generally understood to mean integration of the economy of the country with the world economy. ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व एक हो जाए. हमारी धरती माँ एक है, तो विश्व, ये जो बाउंड्रीज में हम जो बांट दिए हैं मैप्स में, ये एक होके हम काम करें, मैप में एक होके काम करें, ये चाहते हैं. इंटीग्रेशन इसको कहते हैं. तो क्या हुआ? इसीलिए हम चाहते थे कि हम इंटीग्रेट हो जाएं, एक हो जाएं. इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन. It is an outcome of the set of various policies that aim to transform the world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks and activities transcending economic, social and geographical boundaries. ठीक है, तो क्या हुआ? हम चाहते थे कि हमारा जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, इकोनॉमिक, सोशल, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से हम बियॉन्ड जाके अपना काम करें. एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी के साथ, एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के साथ, एक ज्योग्राफी दूसरी ज्योग्राफी के साथ काम करें. इससे क्या होगा? हमारे देश में विकास होगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा और हम मिल करके देश के साथ, दुनिया के साथ आगे बढ़ पाएंगे. जो दुनिया आगे बढ़ गई है, हम पीछे रह गए, हम उनके साथ आगे बढ़ पाएंगे. दैट वाज द विजन. आगे मूव करते हैं. फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजीज दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्या क्या पॉलिसी जो है, क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाया गया? फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट पॉलिसी स्ट्रेटेजीज दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. क्या क्या स्ट्रेटेजी था जो कि गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन को लाने के लिए किया? ग्लोबलाइजेशन क्यों आया? व्हाट वाज द पॉलिसीज? ठीक है, तो देखो क्या हुआ. इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. अब क्या हुआ? देखो क्या हुआ, ठीक से समझना. द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम इनिशियल 40%. इट नाउ रेंजेस बिटवीन 51% to 100%. पहले जहां पे हम लोगों ने बाहर से, विदेश से कोई अगर चाहता था निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना, तो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया था कि तुम मैक्सिमम 40% ही इन्वेस्ट कर सकते हो. मतलब अगर तुमको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो पहले इंडियन कंपनी को मिलाओ, इंडियन कंपनी और तुम मिलकर काम करो. इंडियन कंपनी मिनिमम 60% लगाएगा पैसा. मींस तुम जो है मैक्सिमम 40% तक निवेश कर सकते हो. मान लो अगर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो 1 करोड़ में 40 लाख रुपीस तुम्हारा होगा मैक्सिमम, रेस्ट 60 लाख रुपीस इंडियन कंपनी का होगा. तुम्हारा शेयर 40% से अधिक नहीं हो सकता. यह कंपल्सन था.
जो कि बाद में ये हटा करके 51% से लेके 100% तक, मतलब तुम आकर के खुद से भी अपना एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हो। तुमको किसी इंडियन कंपनी की जरूरत नहीं है, तुम खुद से भी आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सरकार ने ये बाउंडेशन खत्म कर दिया धीरे धीरे करके, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। Export trading houses have also been allowed foreign capital investment up to 100%। तो फॉरेन से जो पैसा आने वाला था, कैपिटल आने वाला था, वो 100% तक तुम ला करके यहां पे लगा सकते हो। नाउ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है ना, तो क्या देखो पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या है? पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट मार्केट प्राइस। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी क्या है कि तुम जो है फॉरेन करेंसी को यहां इंडिया में बेच सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पार्शियल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज हैज बीन अलाउड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसलिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस और टू मीट द फैमिली एक्सपेंसेस। मींस अब जो है तुम ट्रांसफर ऑफ इंडियन करेंसी टू डिफरेंट करेंसीज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? जिससे कि लोगों को फायदा हो, लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रेमिटेंसेस कर सकते हैं। बाहर से मान लो कोई तुम्हारे देश में आता है काम करने के लिए, यहां से कमा के अपने माँ पापा को भेजता है पैसा, तो वो वहां बाहर भेज सकता है पैसा। तो हमने क्या किया, हमने रुपीज का कन्वर्जन इजी कर दिया, सो दैट कोई भी कन्वर्ट करके अपने देश में जा करके आराम से उस पैसे को यूज कर सकता है। मीन्स हर्डल हमने हटा दिया, हमने बीच का रास्ता क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिस्ट्रिक्शन इन टैरिफ। टैरिफ में रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ क्या होता है? जब बाहर से कोई सामान आता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, तो वो उसको कहते हैं टैरिफ। कई बार हम यहां से भी लगाते हैं, मीन्स हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां टैरिफ लगाते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, तो उस टैरिफ को हमने मिनिमाइज कर दिया। तो क्या हुआ देखो, इन ऑर्डर टू एनकरेज कॉम्पिटिटिवनेस, टैरिफ बैरियर्स हैव बीन विथड्रॉन ऑन द मोस्ट गुड्स ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो ट्रांजेक्शन हो रहा था, उसमें जो बैरियर था टैरिफ का, उसको हटा दिया गया, ठीक है। नाउ चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर क्या? तो द नेक्स्ट टॉपिक इज WTO। WTO क्या है? देखो WTO इज व्हाट, पहले क्या था 1948 में क्या हुआ, गैट आया, GATT गैट आया 1948 में, ठीक है। जहां पे 23 कंट्रीज मिलकर के 23 कंट्री मिलकर के आपस में एक संगठन बनाई, जिससे कि हम व्यापार को बहुत ही इजी बनाएंगे और सबके लिए रिच, सबके लिए करेंगे, है ना, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो चाहे अनडेवलप कंट्रीज हो। तो अब क्या हुआ, बाद में चल करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी 1995 में ये गैट चेंज हो गया WTO में। गैट जो था उसका फुल फॉर्म था ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी उसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ बोल करके उसका क्या था, उसका फुल फॉर्म था गैट का, GATT गैट। लेकिन अब ये चेंज होकर के हो गया अब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया WTO का क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। नो अब ये क्या है, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट 164 कंट्रीज हैं जो कि आपस में मिलकर के व्यापार कैसे स्टैब्लिश करना वो देखती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है कि हमें कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी में एक दूसरे देश से बाहर अपने देश को बेचने के लिए दो। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि चाइना हम पे डंपिंग करता है, चाइना क्या करता है, हम पे डंपिंग करता है, चीजों को क्या करता है, हमारे देश में डंप करता है सस्ते दामों पे, इससे हमारा मार्केट खराब हो जाता है। तो सरकार क्या करती है, उस पर टैक्स लगाती है, एडिशनल टैक्स, डंपिंग ड्यूटी। और ये कई बार चाइना जाता है, चाइना जाकर के कंप्लेन करता है कि सर हमारे साथ क्या हुआ है,
दगा किया है, इंडिया ने दगा किया दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसने डंपिंग ड्यूटी लगा दिया। इस बात को मानना होगा कि चाइना आज के दिन में सबसे पावरफुल कंट्री है। अमेरिका पहले से था, लेकिन आज चाइना जिस रफ्तार में अपने आप को डेवलप कर रहा है वो काबिले तारीफ है कि हम एशिया में एक उभरती हुई ताकत देख रहे हैं अपने नेबरहुड को। ठीक है, तो ये जो है इंडिया को इसे सीखना चाहिए और हमें भी आगे आना चाहिए, है ना। हमें भी अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नाउ, as an important member of WTO, India has been in the forefront of framing the fair rules, regulations and advocating the interest of the developing world. तो इंडिया जो है उस तरीके से WTO जो संगठन है, इंडिया भी उससे लाभ ले रहा है और हम भी उसके साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलो आओ फटाफट देखते हैं मेजर फंक्शन ऑफ WTO। WTO का क्या क्या फंक्शन है जी? तो क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू द रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है आपस में जो व्यापार को होने नहीं दे रहे हैं, उन बैरियर्स को खत्म करना ही क्या है WTO का प्रमुख उद्देश्य है, मेन रोल है कि हम टैरिफ को खत्म करें और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड एक हो जाए। जिसके पास जो दिक्कत है वो दूसरे से इंपोर्ट करे, जो ज्यादा है वो एक्सपोर्ट करे। Yes. Now, to establish rules based trading regime in which nation cannot place arbitrary restrictions on trade. ठीक है? To enlarge production and trade of service, to ensure optimum utilization of world resources, to protect the environment. तो ये सब कुछ बातें हैं जो WTO की का उद्देश्य है, रूल्स रेगुलेशंस है। ये सब कुछ बातें हैं जो WTO का फंक्शन है, ये आपको मानना होगा। यू हैव टू नोट डाउन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब है क्या, शुड इंडिया बी अ मेंबर ऑफ WTO? क्या इंडिया WTO का मेंबर बन सकता है? क्या बनना चाहिए? तो कुछ लोगों का मानना है कि हाँ बनना चाहिए, कुछ का मानना है नहीं, क्योंकि इंडिया सिर्फ यूज किया जा रहा है डेवलप्ड नेशन के द्वारा, डेवलप्ड नेशन के द्वारा यूज किया जा रहा है इंडिया। तो ये जो है इसको मान के चलना चाहिए कि इंडिया नहीं आना चाहिए इस रिजिम में। खैर देखते हैं क्या है। Some scholars are of the view that there is no use for the developing country like India to be a member of WTO. According to them, major volume of international trade occurs among developed nation. मैक्सिमम ट्रेड जो है वो क्या होते हैं, वो डेवलप्ड नेशन के थ्रू होते हैं, आपस में होते हैं। मतलब जो व्यापार है ना, व्यापार डेवलप्ड देश में होता है और जो अनडेवलप है या डेवलपिंग है उसको सिर्फ यूज किया जाता है, उसके साथ व्यापार नहीं होता। राइट, तो व्यापार जब भी होगा वो क्या होगा, डेवलप के साथ होगा। जो अंदर जो अनडेवलप या लेस डेवलप कंट्रीज है उसके साथ व्यापार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हो गया, ठीक है ना। वो कर दिए सब, इकोनॉमिक्स वाला कर दिए, हाँ भेज दिए हमको इकोनॉमिक्स 10th का भेज दिए। सरकार नहीं हुआ अभी तक, भेज दीजिए उसको। ठीक है, नाउ मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। अब सॉरी, तो क्या देखो, मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग डेवलप्ड नेशन। तो मैक्सिमम तो वो लोग व्यापार करते हैं जी। अब क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड
कंट्रीज एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू अ मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। और क्या होता है ना, डेवलप कंट्रीज ऐसे हैं कि वो आप पे तो अपना सामान बेचेंगे। अमेरिका चाहेगा कि आप डेयरी सामान भी बेचिए मेरा, आप मेरा कार भी बेचिए, आप मेरा एप्पल भी बेचिए, सब चाहेगा वो। लेकिन वो नहीं चाहेगा कि आप जो है वहां जाकर के अपना एग्रीकल्चर सामान बेचिए, मेडिसिन बेचिए, आईटी आईटी बेचिए, नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपने आप को बड़ा महसूस चाहता है करना, अमेरिका फर्स्ट। इससे क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसको लॉस होता है। तो डब्ल्यूटीओ में नहीं मेंबर नहीं बनने का एडवोकेट बहुत ज्यादा स्कॉलर्स करते हैं, विद्वान करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन क्या है? आप जानते हैं 2016 में 8 नवंबर को, इस 8 नवंबर को 2016 में मोदी जी आए थे सामने में, और मोदी जी ने क्या कहा, मेरे देश के भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। मतलब लीगल टेंडर का मतलब क्या हो गया, आरबीआई जिसको लीगल टेंडर मानती है वो देश में वो नोट चलता है, जिसको लीगल टेंडर नहीं मानती वो नोट नहीं चलता है। ठीक है, तो डिमोनेटाइजेशन आपके यहां आप देखिए, आपके यहां 500 के और 1000 के नोट क्या हुए थे, लीगल टेंडर से हटा दिया गया था, इनको बैन कर दिया गया था, डीमोनेटाइजेशन कर दिया गया था इसका। राइट, ठीक है, आगे मूव करते हैं। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, क्या क्या फीचर्स है? तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या क्या है देखो। डीमोनेटाइजेशन viewed as a tax administration measure as cash holding arising from declared income were readily deposited in banks and exchanged for new notes। ठीक है, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन में रिडक्शन होना। ठीक है, तो क्या है, डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड एज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted। है ना, मतलब 1000 और 500 के नोट रनिंग में नहीं होंगे, आप बाजार में नहीं ला सकते हैं। और मैं एक बात और बताता हूं, 86% ऑफ टोटल नोट जो सर्कुलेशन में था वो 500 और 1000 के ही थे। ठीक है, नाउ और क्या है देखो, चैनलाइजिंग savings into formal financial system। Most of the cash deposited in the banking system is bound to be withdrawn, but some of the new deposit schemes offered by bank will continue to provide a base loan at lower interest rate। कैशलेस इकोनॉमी, तो क्या है ना, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन में आप आओ तो क्या क्या है, मेरी बात समझना। पहला क्या है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। इसमें क्या है कि आपके पास जो कैश होल्डिंग था, बहुत ज्यादा होल्डिंग था, जो सरकार के पास दिख नहीं रहा था पैसा और आप होल्ड किए जा रहे थे, सरकार चाहती थी वो बंद हो। सरकार चाहती है आपसे कैशलेस इकोनॉमी बने, हाँ, इसीलिए धीरे धीरे करके नोट को वापस लिया जा रहा था। रिडक्शन इन कैश टैक्स इवेजन, जो टैक्स की चोरी थी उसको रोकना था सरकार को। चैनलाइजिंग सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, जो बक्से में कई सालों से रखे हुए थे नोट, जमीन के अंदर नोट रखे हुए थे, उसको सरकार चाहती थी कि वो जल्दी से मार्केट में सर्कुलेशन में आए, और जो ब्लैक मनी है या अनयूज मनी है या ऐसे कोई जो मनी है जो दबे हुए हैं वो बाहर निकले और इकोनॉमी में फिर से रीबूस्ट हो इकोनॉमी। ठीक है, ये सरकार चाहती थी। ठीक है,
तो दैट्स ऑल, इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर माय डियर। प्लीज बैठ के घर पे पढ़ाई कीजिए। अब समय नहीं बचा, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपी पेन लीजिए और पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको चाहिए, आपको ये पीडीएफ चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, आपको कुछ भी चाहिए, लेक्चर चाहिए, जो भी चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जाके देखिए और पढ़ाई कीजिए बेटे, ठीक है। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है और क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, ये देखने की बात है, राइट। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट, ठीक है। और समझते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज has produced positive as well as negative result both for India and other countries. पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हुआ, इंडिया को भी और अदर वर्ल्ड को भी, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव क्या क्या देखो, ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ग्रेटर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, हम लार्ज मार्केट कवर कर पाए, ज्यादा लोगों को बेच पाए सामान, ठीक है, और खरीद भी पाए, टेक्नोलॉजी भी आया, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, हम एडवांस टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला पाए। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल एरेना। हम अपने इंडस्ट्रीज को बाहर प्रोड्यूस कर पाए, आई मीन प्रोजेक्ट कर पाए कि ये मेरी कंट्री का इंडस्ट्री है, हम बाहर में उसको प्रोजेक्ट कर पाए, है ना। बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। हम क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज ना है, तो डेवलपिंग कंट्रीज को ये अवसर मिल पाया कि वो अपने इंडस्ट्रीज को बाहर प्रोजेक्ट कर पाए। और यह भी बात हुई कि बाहर से हम चीजों को इंपोर्ट करके, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करके अपने इंडस्ट्रीज को मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाए, ठीक है। गेन्स फ्रॉम शेयरिंग ऑफ आइडियाज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी थ्रू नेशनल बॉर्डर्स। मैंने कई बार कहा ना, इससे आइडियाज ट्रांसफर होंगे, स्किल्स ट्रांसफर होंगे, हाँ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, तो एक दूसरे से हम इसको ट्रांसफर कर पाएंगे। ये आपको मैंने कई बार बताया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ट्रांसफर अच्छा हो पाएगा अलोंग बॉर्डर, अक्रॉस बॉर्डर, टेक्नोलॉजी, स्किल, आइडिया, ये ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज एज दे कैन एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्री, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा, हाँ, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा, द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन अक्रू मोर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इससे क्या हुआ ना, अमेरिका जैसे देशों को ज्यादा फायदा हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों को ज्यादा फायदा हो गया कि वो हमारे देश में आकर के वो क्या किए, एक्सपेंड कर पाए। ब्रिटेनिया आप खाते होंगे, नेस्ले, ये कहाँ की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, तो वो लोग यहाँ पे आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर पाए। हमको फायदा हो नहीं पाया क्योंकि हमारे पास कम पूंजी है, हम लेस पूंजी वाले इंसान हैं, उनके पास एक ह्यूज कैपिटल था, तो वो वहां से यहाँ पे निवेश कर पाया। और यही आप देखेंगे 90s के बाद धड़ल्ले से मार्केट खुला, आप देखेंगे उसके बाद, हाँ, पेप्सिको आती है, सचिन तेंदुलकर को अपना हीरो बनाती है, ब्रांड एम्बेसडर, और पेप्सिको इंटर करती है इंडिया के अंदर। आप देखेंगे कि कई 94 में, 96 में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड बनती है। क्यों, इसके पहले कुछ नहीं था क्या इंडिया में? क्यों? क्योंकि ये सब स्ट्रेटेजी था कि बाहर के देशों में इंडिया से दो सुंदरी को खोजो, उसको मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया बनाओ, और उनके नाम पर इंडिया में पॉन्ड्स और फेयर एंड लवली बेचो, मींस कॉस्मेटिक्स को बेचो। तो ये सब स्ट्रेटेजी था जो कि इंडिया के मार्केट को उनको ग्रैब करना था, राइट। तो ये समझो बात को कि इंडियन मार्केट को ग्रैब करने के लिए ये सब चीजों का प्रलोभन दिया गया। हम क्रिकेट की दुनिया में सचिन को भगवान बना दिए, नो डाउट सचिन टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके पहले गावस्कर भी तो थे, कपिल देव भी थे, तो कहां हुआ उनका? चूंकि 90s में दरवाजा खुल गया और 90s के ही ये लोग थे, इसीलिए यहां पे आपको ये लगा, इसीलिए यहां पे
आपको लग रहा है कि सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी है ना। मैं उनकी महानता भी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सेल कैसे किया गया पेप्सिको को, विल्स नाम की सिगरेट आती थी। ठीक है, और समझते बात को। इट कंप्राइजेस दैट वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशंस एंड पीपल। आपस में क्या हुआ, डिस्पैरिटीज बढ़ गया। हाँ, काले गोरे का ज्यादा मतभेद हो गया। गोरे जगह जहां है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज, वो लीड करने लगी। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं वो दूसरी कंट्रीज पे इंपैक्ट डालने लगे, अफ्रीकन देशों में या इंडियन में, कि हम गोरे हैं तो हम ज्यादा बलवान हैं, राइट। तो क्या है, मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग नेशन एंड पीपल। ठीक है, अब आओ देखो आउटसोर्सिंग। अब क्या है, आउटसोर्सिंग से क्या बेनिफिट हुआ, क्या हुआ आउटसोर्सिंग से। आप जानते हैं आज इंडिया आईटी हब, आईटी का आउटसोर्सिंग करता है। हम आईटी का आउटसोर्सिंग बड़े बड़े देशों में करते हैं। मींस कोई ऐप बनवाना हो, हम बना के उनको देते हैं। क्यों? लेबर कॉस्ट सस्ता है, लेबर कॉस्ट सस्ता है। हम क्या करते हैं, यहाँ के बंदों को पकड़ते हैं, यहाँ बनवाते हैं, वहां भेज देते हैं। तो क्या है कि इंडिया जो है वो आईटी का हब बना हुआ है। आज हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इन देशों को हम बेचते हैं, आउटसोर्स करते हैं। और समझते हैं क्या है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इससे आउटसोर्सिंग हुआ, मतलब क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया। मीन्स तो मंदा करो ना सद्दाम, तो मंदा करो ना। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग अ बिजनेस इन सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। दीज सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर्स, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक। मतलब उस जैसा ही, मतलब क्या हुआ, मेन जो काम आया ना इंडिया में, मेन जो आउटसोर्सिंग का जो काम आया, ग्लोबलाइजेशन का ये देन था आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग क्या काम किया, आउटसोर्सिंग काम किया, आईटी हब बना दिया इंडिया को। हम आईटी का सर्विसेज प्रोवाइड किए इंडिया में। ठीक है, नाउ इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, पर्टिकुलरली बीपीओ। हाँ, पर्टिकुलरली बीपीओ क्या हुआ, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, also called as call centers. This is because of two important reasons: availability of cheap labor, क्योंकि इंडिया में एक चीप लेबर थे, मैंने कहा तुमको। हाँ, तो यहाँ पे कॉल सेंटर खोलना ज्यादा आसान है बाकी सब देशों के अलावा। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज चाहती है कि इंडिया में कॉल सेंटर खोले। नाउ अ रिवोल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ द आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में उस समय आईटी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ हुआ। सरकार चाहती थी कि इंडिया एक आईटी हब बने, तो इन्फोसिस, टीसीएस एक बड़े उत्थान के साथ इंडिया में आगे आए, जिससे कि वर्ल्ड में वो लीड कर पाए और वर्ल्ड को अपनी सर्विस दे पाए।